हिमालय और कोलैबोरेटिव अप्रोच हमारा नेक्स्ट जो सेशन है वो शुरू होने वाला है। हमारे बीच रहेंगे इस सेशन में हृदय जोशी जी, शिवानी आज़ाद जी, राजू सजवान जी और वसुधा पंत जी। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और कृपया मंच पे आने की कृपा करें। ये हमारे लिए, कम से कम उत्तराखंड के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, सेविंग हिमालय। ये एक बहुत अच्छा मौका है। एक बार हमने एक सिंपोजियम प्लान किया, रोल ऑफ मीडिया इन प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग सोशियो एनवायरमेंटल कॉजेज़ ऑफ उत्तराखंड। हमने कोशिश करी कि ज़्यादा फोकस हमारा अपने लोकल पत्रकारों पे हो और कुछ लोगों को हम बुलाएं भी बाहर से। हमने बुलाया भी, पूरा इवेंट प्लान हुआ। 9 अक्टूबर को, वो 22 की बात है, ये सिंपोजियम प्लान किया। और प्रॉब्लम ये हुई कि 5 तारीख से इतनी बारिश हुई कि 9 तारीख को 8 को तो फिर मैं भी डर गई कि मुझे लगा नहीं, कैंसिल कर देना चाहिए, कोई बाहर से आए फंसेंगे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, नॉन स्टॉप थी। तो मैंने ये, जब तक मैं कॉल करती, क्योंकि एक कोई बिहार से भी आ रहे थे, एक लखनऊ से थी जर्नलिस्ट, तो जब तक कि कांटेक्ट किया तो पता चला वो तो पहुंच गए हैं और गर्म पानी के पास हैं। फिर तो कुछ था नहीं, फिर तो हमें इवेंट करना ही था। दूसरी चीज़, 8 को ही मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आया कि सारा रेड अलर्ट है और आप ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हैं। मैंने कहा बेवकूफ़ी तो मैं जब कर रही हूँ, लेकिन लोग आ चुके हैं जो बीच रास्ते में, अब उसको कैसे मना किया जाए। तो इवेंट प्लानिंग में कुछ अपने हाथ में भी, किसी भी लाइफ के किसी भी उसमें अपने हाथ में नहीं है। आप पूरा नेचर पे डिपेंडेंट है। नेचर के साथ आप कैसे चल रहे हैं, नेचर को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेचर के साथ आपका कैसा बिहेवियर है, ये एक बहुत बड़ा जो रिलेशन है, इसको कैसे मेंटेन करके चलना चाहिए। और जब हम उस पर फोकस करके चलेंगे, मुझे लगता है शायद तभी हम हिमालय सेव हिमालय की बात करेंगे। और ये जो पूरा हमारा इस सेशन का जो टाइटल है वो सेविंग हिमालय कोलैबोरेटिव अप्रोच, क्योंकि ये एक के बस की बात नहीं है। जिसका जो रोल हो सकता है, कोई कहे कि नहीं ये तो एनवायरमेंटलिस्ट का रोल होता है, इसमें जर्नलिस्ट क्या करेगा, या इसमें ये साइंटिस्ट ने प्लान करना चाहिए, ये पॉलिटिशियंस का है कि गवर्नमेंट का है कि ये इसको इस तरीके से ले करके चलें। लेकिन जब कोई नेचर का, जिसे कहा जाए कि उग्र रूप आपके सामने आता है, तो वो किसी एक के लिए नहीं होता है, वो सब के लिए होता है। आप लोग हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं और अपने अपने जो लाइफ का एक करियर का बहुत बड़ा हिस्सा आपका एनवायरनमेंट के लिए जागरूक करना, क्योंकि आप जब भी कुछ एनवायरनमेंट के लिए लिख रहे हैं तो वो एक जागरूकता ही फैलाने के लिए है। तो आप हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, ये बहुत एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ग्रीन हिल्स, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है इस अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल को। और हमें लगता है कि हम अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल की जो पहचान भी आगे हम लेके चलना चाहते हैं, वो उसमें हमारी 2 जो चीज़ें हैं, एक हमारा हिमालय का पर्यावरण है जो हमारी स्ट्रेंथ भी है और कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस भी बन गई है। तो हमारा एनवायरनमेंट है और हमारी स्पिरिचुअलिटी है हिमालय की। ये 2 चीज़ों के नाम से हमारा अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल जाना जाए। अब मैं सीधे इस बात पे आती हूँ। हृदय जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी मैंने एक पुस्तक पढ़ी, उसको पढ़ करके जो रोंगटे खड़ा करता है, मैंने कम से कम 6 कॉपीज़ दोनों की, इंग्लिश और हिंदी की, मंगा के उसके बाद मैंने लोगों को दी कि पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ करके आप कम से कम उसको समझो कि क्या हो रहा है। ये एक जगह की कहानी नहीं है, ये पूरे हिमालय की कहानी है। केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी, उसको आपने अपनी पुस्तक में बहुत एक, मतलब बहुत डीप, जिसको जाके कहा जाए, आपने उस चीज़ को लिखा है, उसको दिल से महसूस करते हुए, क्योंकि आप उस जगह में थे और आपने उस चीज़ को सामने लेकर के आए हैं। तो मैं थोड़ा सा उस तुम चुप क्यों रहे केदार, या रेज ऑफ रिवर मंदाकिनी, तो वो उसकी कैसी आपकी उस, जब आपने उसको बनाया है या उसके बारे में सोचा, या उसकी जो पूरी आपकी यात्रा रही उस केदारनाथ की, उस समय की, मैं उसके बारे में हम लोग ज़रूर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमें आमंत्रित करने के लिए।
पिछले दिनों जो सबसे बड़ी पिछले दशक की एक स्टोरी है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए कितने पेड़ काटे गए कॉर्बेट में, वो शिवानी की ही स्टोरी थी, जिसको बाद में सारे लोगों ने फॉलो किया। तो आपने ये बात मैंने इस बात से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि राजू जी एक संपादक हैं, उनके सामने कई स्टोरीज आती हैं और बहुत कम संपादक होते हैं जो उस तरह की कहानियों को छापने की भी हिम्मत दिखाते हैं, राइट। तो ये पुस्तक जो आपने कहा, ये अलग, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये पुस्तक को लिखने का न मेरा कोई इरादा था और मैं बहुत रिलेक्टेंट था। मेरे पूर्व संपादक प्रियदर्शन जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि जब भी लोगों को पता होता था कि मैं कोई पुस्तक लिखूंगा तो उन्हें लगता था ये नक्सलवाद पे किताब लिखेगा, क्योंकि 6-7 से लगातार मैं नक्सलवाद को कवर कर रहा था। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाता था, बार बार दिल्ली में रहता था, लेकिन बार बार बहुत अंदर तक जाता था, जिसमें बाद में मुझे इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी के लोगों ने माउंट आबू में बोलने के लिए बुलाया और मैंने कहा मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं मानवाधिकारों पर बोलने के लिए आपके यहाँ आऊँगा तो आपको पता है कि आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आइए, क्योंकि जिन इलाकों में किश्ताराम, बेजी और एर्राबोर ऐसी जगहों में जब आप जाते थे वहाँ हमारी पोस्टिंग होती, हम टीवी पे देखते थे। तो जब 25 मई 2013 को माओवादियों ने 30 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जंगलों में मार दिया था और वो हाईवे पे हमला हुआ था, तो मैं अपने सहयोगी सुधीर रंजन सेन से उस वक्त ये कह रहा था कि हम इस दशक की सबसे बड़ी स्टोरी कवर कर रहे हैं, क्योंकि 30 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को हाईवे पर, भोपालपट्टनम को जोड़ता है वो हाईवे ये जगदलपुर से, लेकिन उसके 2 हफ्ते के अंदर ही मैं 12,000 फीट की ऊंचाई पर था केदारनाथ में, और वहाँ 4,000 लोगों की सरकार ने खुद इस बात को स्वीकारोक्ति की है कि ऑफिशियली डेथ हुई। और जब हम एक बार तस्वीरें लेने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़े तो ये था कि हम जाएंगे तो 2 लोग कम वापस आएंगे, ये डायलिमा था। तो एक हेलीकॉप्टर सिर्फ रसद गिराने के लिए जा रहा था, मैं और मेरे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे उस हेलीकॉप्टर में गए। हमने कहा वो खाना का पैकेट हम गिरा देंगे, आप हमें ले जाइए, क्योंकि हम कुछ तस्वीरें चाहिए थी। तो हमने जो नीचे देखा, पीपल वर फाइटिंग ओवर डेड बॉडीज टू गेट दोज पैकेट्स, क्योंकि वो इतने दिनों से भूखे थे। तो और जब मैंने उसके बाद दोस्तों ने कहा और मैंने लिखना शुरू किया तो आपको यकीन, और वो साल बहुत हैपनिंग था पॉलिटिकली, केजरीवाल का राइज हो रहा था, उसके बाद फाइलिन तूफान आ गया उड़ीसा में, मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो ये किताब ट्रेन में चलते हुए, एयरपोर्ट में कहीं वेट करते हुए मैंने किस तरह से पूरी करी, लेकिन लोगों ने इसे मना कर दिया छापने से। उन्होंने कहा सब कुछ तो हो चुका है, कौन पढ़ेगा इस पुस्तक को, और इट्स ए ग्रिम बुक, पब्लिशर्स नीड हैप्पी बुक, जो पढ़ना चाहते हैं लोग निराशा वाली किताब क्यों पढ़ें। तो ये डायलिमा था। एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, एजेंट हैं और बड़े बड़े राइटर्स के एजेंट हैं, उन्होंने बोल दिया, मैंने कहा अच्छा कोई तो इसे छापेगा, आई वॉज फर्स्ट टाइम राइटर, उन्होंने कहा कोई नहीं छापेगा इस किताब को, उन्होंने ब्लंटली मेरे मुंह पे कहा। लेकिन फिर अब रेनू अगल नहीं है इस दुनिया में, हमारी सहयोगी, उन्होंने कहा हृदय हम छाप सकते हैं बट नॉट इन शॉर्ट टाइम जैसे आप चाहते हैं। तो मैंने फिर इसे हिंदी में एक तरह से सेल्फ पब्लिशिंग ही हुई, क्योंकि अब 10 साल बाद इसका प्रॉपर एडिशन आया है। लेकिन रेनू ने पेंगुइन छोड़ने से पहले इंश्योर किया कि अंग्रेजी में भी आए, और उसके बाद शायद हिंदुस्तान में इन चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं है। मुझे अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में बुलाया गया इस बुक पे बोलने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं बताऊं कि इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा वो हूँ, उन्होंने इसलिए कि वो दे वांटेड टू लर्न कि एक जर्नलिस्ट के मुंह से कि उन्होंने क्या देखा। तो आज हिंदुस्तान जिस हालात से गुजर रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर्स, तो आपने कहा कि आपको ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मेरे दोनों साथी बोलेंगे, इसको कई बार म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ इस्तेमाल करती हैं अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए, कि अर्बन फ्लड हो गया, वो आपकी नालियों के साफ नहीं करने की वजह से हुआ है, और आप कह रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा, वो आपके निकम्मेपन की वजह से हो रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि लगातार लिखा जाए। और जिस मैं संस्थान में पहले काम करता था, वहाँ मेरे तमाम साथी और खुद डॉक्टर प्रणय रॉय कहते थे कि हर जर्नलिस्ट को किसी न किसी फॉर्म में किसी बड़ी घटना को ज़रूर डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। तो इस किताब के आने की कहानी इतनी सी है, और अब मुझे खुशी है कि ये जो है नए संस्करण में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसी बुक है कि मुझे लगता है कि अगर जरा भी कोई पर्यावरण के प्रति संवेदना रखता है तो उसको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। मतलब ये आपको इतना ज़्यादा जोड़ती है, इमोशनली जोड़ती है। मैं अपना जानती हूँ, मैंने ये बुक जब ली और इसको पढ़ना शुरू किया,
2 दिन मैंने ऐसा रहा कि दिन भर काम करने के बाद ज़्यादातर पुस्तक को रात में ही पढ़ा जाता है, और वो रात में पढ़ी तो आप रात भर सो नहीं सकते। इतनी सजीव, मतलब आप हर घटना में, हर सेंटेंस में आप किसी ऐसे मोमेंट पे होते हैं कि आपको अंदर से बहुत पीड़ा होती है। ये एक इतने मतलब ऐसे शब्दों में और इस तरीके से इतने सिंपल शब्दों में और सिंपल सेंटेंसेस के साथ ये लिखी हुई पुस्तक है कि आपको अंदर तक झकझोर देती है। तो ये मेरा तो अपना अनुभव यही रहा। 2 दिन बाद फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नींद नहीं आ रही है कि आखिर कारण क्या हो सकता है, तो आई रियलाइज़ कि दिस इज़ द ओनली रीज़न, कि मैं और तो कुछ कर नहीं रही हूँ, वही है जैसा रोज़ का है, लेकिन मैं 2 दिन से ये बुक पढ़ रही हूँ और ये बुक कहीं ना कहीं आपको दिल और दिमाग पे इतना हिला रही है कि इतना अंदर से एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन भी दे रही है, कष्ट भी दे रही है। तो ये मतलब मेरी तो अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि सबने इस पुस्तक के थ्रू अपने को जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो हर जना ये सोचेगा, क्योंकि हम बात यही कह रहे हैं कि कोलैबोरेटिव अप्रोच और इंडिविजुअल एफर्ट सबका होना, सबका उन चीज़ों से, उन सब्जेक्ट्स के साथ में जुड़ना ज़रूरी है। आपका मैं अभी देख रही थी, एक सेंटेंस मैंने मार्क किया, लेट मी चेक। जो केदारनाथ की आपने ये पूरी घटना दी है, ये इसमें तो 68 पेज पे है कि 2 दिन के भीतर 400% से अधिक बरसात हो गई, जिससे यह विनाश लीला हुई है। और कहीं ना कहीं ये जगह जगह हो रहा है। और यही नहीं, मैं आप लोगों के लिए भी ये ओपन जो पॉइंट्स हैं, मैं इसलिए इसको देना चाह रही हूँ। एक इसमें मेंशन किया है, जिस वक्त सरकार राहत कार्य का बड़ा हिस्सा पूरा होने का दावा कर रही थी, उस वक्त केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुंड में हजारों लोग जीवन मरण के सवाल से जूझ रहे थे। ये 3-4 पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से रेज कर दे रही हूँ जो इसी में हैं। फिर दूसरी जगह जिक्र है कि रिपोर्ट में कहा गया, ये जिस समय केदारनाथ की त्रासदी हुई है, ऐसा नहीं है कि जब हिमालय में कहीं भी त्रासदी होती है वो इक्वल मतलब उतनी ही बड़ी हो, लेकिन हर रोज़ अक्सर कोई ना कोई गांव, चाहे कहीं वहाँ 10 लोग हैं चाहे 100 लोग हैं, कितनी ही अनगिनत इस तरीके की घटनाएं हो रही होती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि धासड़ा जैसे कई गांवों को तुरंत विस्थापित किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सरकार ने अब तक यह नहीं बताया कि इसके लिए उनके पास रोड मैप क्या है। ये कुछ चीज़ें सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक सवाल जो मीडिया के लिए ही इसमें उठाया हुआ है, आप लोग इस बार ही यहाँ क्यों आए हैं? और ये बहुत बड़ा सवाल बहुत समय तक रहा है यहाँ इस आपदा को कवर करने, जबकि हमारे यहाँ तो हर साल ही न जाने कितने भूस्खलन होते हैं और लोगों के घर टूटते हैं और लोग मरते हैं। ये हकीकत है। अलग अलग गांव में, अलग अलग जगहों में इस तरीके की कितनी ही त्रासदियाँ होती रहती हैं। एक और पॉइंट उस समय का वो जो मुझे थोड़ा सा याद है, इसमें मैंने वो नहीं कर रखा है वो जिस समय केदारनाथ की त्रासदी हो रही थी, उस समय इसी तरह की घटना धारचूला, इस तरफ कुमाऊं में भी, पिथौरागढ़ में बहुत जगह, पिथौरागढ़ में ही नहीं, होने को तो सब जगह हो रही थी, लेकिन पिथौरागढ़ के भी गांव बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, जिसमें कि 2-2 हज़ार परिवार बिल्कुल जिनको कि इमीडिएटली शिफ्ट करने की ज़रूरत थी या फिर बेघर हो चुके थे। तो ये जिस समय आपदा आती है, क्या हमें उसके लिए पहले से कुछ तैयारियों को लेकर के चलने की क्या ज़रूरत नहीं है? क्या हम इस तरीके के सवाल लगातार उठने नहीं चाहिए? ये मैं थोड़ा सा, शिवानी जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? बड़ा ही संवेदनशील टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ हिमालय, और प्रश्न पूछा गया है कि आपदा को लेके क्या हमें पहले से तैयारियां करनी चाहिए कि नहीं। सो ये टॉपिक ही, इसका आधार ही है कोलैबोरेटिव अप्रोच। सो अब तैयारी करनी चाहिए, ये तो एक निश्चित चीज़ है कि करनी ही चाहिए, बट किस लेवल पे जाके करनी है वो हम लोगों को सोचना होगा। क्योंकि कई बार हम लोग कहते हैं कि कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व कीजिए, आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं तभी उस चीज़ का बेनिफिट होगा।
एट द सेम टाइम हमें ऐसा लगता है कि जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी आजकल आ रही हैं, क्या हम उन्हें 100% इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें वो बताया है उन्होंने कि भाई नैनीताल में इतना % एरिया है जो बहुत वल्नरेबल उसमें आता है कैटेगरी में सेस्मिसिटी को लेके, सिमिलरली मसूरी का एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली हिमालयाज़। सो जब हमें ऑलरेडी पता है कि ये एरिया सेंसिटिव हैं, वाई नॉट टेक दैट काइंड ऑफ अप्रोच जिसमें डैमेज कम हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, होगा। डिज़ास्टर्स जो हम कहते हैं सेस्मिसिटी है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी ये चीज़ें, तो प्रिपरेशंस तो मैम चाहिए ही चाहिए, बट ये है कि कम्युनिटी, साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, जर्नलिस्ट सब लोग मिलके एक बहुत ही हमें सॉलिड अप्रोच चाहिए। वी हैव टू अग्री टू द फैक्ट कि चेंजेस आ रहे हैं, वेदर पैटर्न्स बदल रहे हैं और वो हिट कर रहे हैं, सभी को हिट कर रहे हैं, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स बट द वाइल्ड लाइफ, द फ्लोरा एंड फॉना ऑफ हिमालयाज। And Himalayas are home to like 300+ mammals, 10,000+ vascular plants. So ये लोग कहाँ जाएंगे? सब perish हो जाएंगे। So एक अप्रोच निश्चित रूप से हमें चाहिए जिसमें हम चाहे बफर जोन बनाएं कि इतने ऑल्टीट्यूड के ऊपर restricted movement हो या regulated movement हो। I think this is need of the hour. It's just like coastal areas जहाँ पे हम लोग खुद ही अपनी समझ से आगे नहीं जाते हैं और जब कुछ होने लगता है तो हम लोग पहले अलर्ट कर देते हैं कि भाई सुनामी है या जो भी कुछ स्टॉर्म वगैरह आने वाले हैं, तो मछुआरों को बोल दिया जाता है उन कम्युनिटीज़ को साइड हो जाइए। सो सिमिलर अप्रोच इज़ नीडेड इवन फॉर हिमालयाज। कुछ ना कुछ तो करना ही रहेगा, बहुत हम लोग, इट्स वेरी हाई टाइम नाउ। अदरवाइज़ ये इस तरीके से, जैसे कि हृदेश सर ने बोला, किस तरीके से 2013 में उन्होंने नोटिस किया कि कैसे लोग एक दूसरे पे मतलब लाशों के अंबार से जा रहे थे खाना लेने के लिए। हम लोग में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये चीज़ें रिपीट हों। सो एक चाहिए, इट्स वेरी हाई टाइम नाउ कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी बना लें रोबस्ट। आपने अभी बात करी कि वाडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से इतने रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि साइंटिफिक काम जो भी है वो स्टडीज़ हैं वो अपने स्तर पे लगातार होती ही रहती हैं। तो आखिर क्या रीज़न लगता है कि उन रिपोर्ट्स को सीरियसली नहीं लिया जाता है, या हमें कोई काम जब हम कर रहे होते हैं, कोई भी डेवलपमेंटल काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो इतनी जल्दबाजी में होता है कि बस उसको कंप्लीट कर देना है, जो उसकी जो साइंटिफिक एनालिसिस उसमें सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है? और अगर नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन उसको एनफोर्स कराने के लिए ताकत रख सकता है? ये है बहुत ज़रूरी चीज़। वेल, एनफोर्स कराने की ताकत जनता में ही थी, है और हमेशा रहेगी। पॉलिटिकल विल पावर कितनी है, एक चीज़ ये होती है, और दूसरी कई बार टेक्निकल चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि हम चाह के भी उसी समय इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि एनालिसिस में टाइम लगेगा। एंड समटाइम्स छोटी छोटी बातें, चाहे इलेक्शंस होने वाले हैं तो फटाफट रोड बना दी, इलेक्शंस होने वाले हैं तो फटाफट ब्रिजेस बन गए, और वो जो होते हैं वो पैरामीटर्स पे सही नहीं होते हैं कई बार, और हम फिर देखते हैं त्रासदी होगी, बारिश आई तो ब्रिजेस गिर गए, बारिश आई तो रोड कोलैप्स हो गई, वो सारे फैक्टर्स हैं। सो आई थिंक इसमें जनता का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है यहाँ पे, कि जनता बहुत अलर्ट रहे अपने एरियाज़ को लेके, क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, कौन इन्वॉल्व है उसमें, हु इज टेकिंग द ओनर्स ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन, बी इट रोड, ब्रिज और वट एवर। आई एग्री, जो आपने ये चीज़ कही कि इसमें जनता को अलर्ट होने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को तो रोका भी जा सकता है अगर जनता एग्रेसिवली उसमें इमीडिएटली एक्शन पे आ जाए, क्योंकि यहाँ से, हमारे यहाँ से जागेश्वर की रोड है जो आरतोला से अंदर को जाती है, पूरा डेंस देवदार फॉरेस्ट है, और प्राइम मिनिस्टर की विज़िट हुई, उसके बाद इमीडिएटली ये हुआ कि रोड को चौड़ा किया जाना है, इतना फ्लो होगा टूरिस्ट का, ये होगा। देवदार के अनगिनत ईयर्स, वो तो एक अजम्पशन है कि 500 साल, 600 साल या 1000 साल, वो 1000 पेड़ मार्क कर दिए गए कि इनकी फेलिंग होनी है और रोड को चौड़ा किया जाएगा, और तुरंत जो पब्लिक ग्रुप्स थे वो एक्टिवेट हुए और उस समय उसको किसी तरह हॉल्ट करा दिया गया, और हॉल्ट कराने के साथ फिर ये हुआ कि उसके लिए एक सॉल्यूशन भी निकाला गया कि भाई हाँ, अगर हम 3 मीटर बढ़ा रहे हैं तो 1.5 मीटर से काम चल जाता है, तो 1.5 मीटर बढ़ाया जाए, तो कम से कम अगर जो 1000 गिर रहे थे, हो सकता है कि 200 पे ही बात
रुक जाए। तो इसलिए तो खैर जनता का अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि मैं हृदय जी आपकी बुक में एक चीज़ और पढ़ रही थी कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की कई दूसरी नाकारा संस्थाओं की तरह एनडीएमए और एनडीआरएफ की मौजूदगी भी इस आपदा में नाम मात्र के लिए ही रही। उनका क्या उद्देश्य है यह उनके बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं था। कई जगह तो 3-4 दिन देरी से आए और जब पहुँचे तो उनके पास रस्सी और लाठियों के अलावा कुछ नहीं था। उनमें से ज़्यादातर कमज़ोर और कुपोषण का शिकार लग रहे थे और उन्हें अपने काम की कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी। और वहाँ पे जो आप लोगों को जो भी वहाँ पे आपने देखा कि जिस तरीके से लोकल लोगों ने सपोर्ट किया, लोकल लोगों ने पूरी लीड ली, इसके बारे में थोड़ा सा आप इसमें डिटेल करेंगे। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, शिवानी ने बड़ी अच्छी बात कही, जनता की बात, लेकिन सरकारों का जो चरित्र होता है वो इसके पीछे छुपने की भी कोशिश करते हैं। एज ए जर्नलिस्ट मेरी टेंडेंसी है कि मैं आई विल पुट, जो काम सरकार का है वो सरकार करेगी। अब मैं गाज़ियाबाद या नोएडा में रहता हूँ, वहाँ पुलिस स्टेशन के सामने रात को टायर जलाते हैं क्योंकि वो डिस्पोज करने का सबसे आसान तरीका है। पुलिस वाला अपने सामने पैसे लेके टायर जला रहा है, इसमें जनता क्या करेगी? कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार को कहना पड़ेगा, ये आपका काम है, आप करोगे। जनता के भीतर जागरूकता होनी चाहिए, जनता पे पेनल्टी लगनी चाहिए अगर वो नियमों की पालना नहीं करते हैं। लेकिन ये कहना कि जनता कुछ काम करा लेगी, मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको। ये जो बात आपने बताई, ये एक पायलट ने लिखी का बयान है जो मैंने कोट किया है। वही पायलट कहता है जब वो जाता है, और ये एनडीआरएफ, हम सब जानते हैं कि डिजास्टर को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि डिजास्टर को ना होने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हाल है, वही पायलट लिख रहा है जिसका आपने जिक्र किया। मुझे याद है कि एक दिन जिस वक्त वो रेस्क्यू कर रहा है, कह रहा है एक दिन मैंने अपने एक साथी को गौरीकुंड के पास एक जगह पर उतारा ताकि वहाँ पर वो हेलीपैड बना सके। इस जगह पर कम से कम 1,500 लोग फंसे हुए थे। जल्द ही एक समतल खुली जगह बनाने की ज़रूरत थी। उतरने के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि एक मेटल कटर चाहिए ताकि वो दोनों ओर खड़े खंभों को काट कर जगह को साफ कर सके। मैं उनकी मांग पूरा करने के लिए वापस गुप्तकाशी आया। यानी द पायलट इज सेइंग ही केम बैक टू गुप्तकाशी टू गेट ए मेटल कटर सो दैट ही कैन रिमूव दोज पोल्स, और वो वहाँ पर एक हेलीपैड बना सकें। मैंने एनडीआरएफ के लोगों से पूछा कि क्या आप लोग मुझे एक मेटल कटर दे सकते हैं, तो मुझे जानकर हैरत हुई कि उन लोगों ने इस साधारण से उपकरण का नाम नहीं सुना था। टू बी फेयर, नाउ दे आर मच बेटर इक्विप्ड। ये बात 2013 की है, उन्होंने नाम भी नहीं सुना था लड़कों ने। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास क्या मिल सकता है ताकि मेरे साथियों को हेलीपैड बनाने में आसानी हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक रस्सी और वॉकी टॉकी है। तो ये बात है। तो ये जो आपका सवाल था, मैं इसलिए इस बात को कहना चाह रहा था कि ये जो लगातार चीज़ है, अभी सिंपल सी बात है, आप किसी भी जियोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए या जियोलॉजी के छात्र से को पढ़ाया जाता है कि जब सड़क बनती है तो सिंपल एक एंगल ऑफ रिपोज हम उसे कहते हैं, स्टेबलाइजेशन होता है रोड का। अगर उस एंगल से ज़्यादा एंगल पे आप सड़क को काटेंगे तो दीवार खड़ी नहीं रह सकती। इसे सिंपल साइंस, वो गिर जाएगी। आप यहाँ से चले जाइए, कौन सा इलाका है, ऋषिकेश से शुरू करके आप बद्रीनाथ की ओर जाइए और देखिए सड़क में कितने एंगल ऑफ रिपोज मिलेंगे। वर्टिकली सड़क को काटा हुआ है, वो हर साल गिरती है। वो 4 धाम यात्रा मार्ग है और आयरोनिकली उसका नाम जो है वो ऑल वेदर रोड है। तो इवन व्हेन वी वर रिपोर्टिंग डूइंग दिस 2013 की डिजास्टर में, वी वर यूजिंग, ऑल जर्नलिस्ट वर यूजिंग वन रोड विच इज चोपता टू मंडल वाली रोड, क्योंकि वो जंगल से जाती है और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो सड़क न बनने की बात कोई नहीं कहता है सरकार से। सरकारें EIA के साथ फजिंग कर रही हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में डॉक्टर रवि चोपड़ा को इस्तीफा देना पड़ गया। तो अगर ऐसे हाल हैं तो वी विल हैव टू कॉल आउट देम, एंड द बेस्ट वे ऑफ कॉलिंग आउट देम डूइंग स्टोरीज लाइक दीज टू ऑफ माई कोलीग्स आर डूइंग। राजू जी, आपका इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई आपकी स्टोरीज़ रहती हैं। मैं थोड़ा सा इसमें आपका क्या रोल रहता है या क्या रोल इसमें आगे आप जैसे लोगों का आता है, ये मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है कि अगर हमें खाली बोलने से नहीं होना है, कुछ तो हमें एक्शन पे भी आना है, पूरा भी बनना पड़ेगा, सब कुछ होगा ना ये। लेकिन अगर हमें इसके बारे में सोचना है तो करना भी पड़ेगा। मैं आपकी इसमें थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगी। देखिए, हमारे रोल की जहाँ तक बात है तो मैं पिछले 5-6 साल से डाउन टू अर्थ से हूँ। तो
यहाँ तो हम इन्वायरमेंट पे काम करते भी हैं और इन्वायरमेंट पे बात करते भी हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खासकर टीवी के प्रोधा बैठे हैं, टीवी को लेके जो निराशाजनक बात है वो ये है कि उनके लिए पीपली लाइव जैसा ही कुछ इवेंट चाहिए, उनको किसी और तरह की डेप्थ रिपोर्टिंग या उसको लेके कोई ख़ास उनका रुझान रहता नहीं है। जैसे कि जोशीमठ पे हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, तो जोशीमठ में मेन स्ट्रीम मीडिया का केवल ध्यान उन 2 होटलों पर था जो कि गिरने वाले थे, और उनको लगता था कि ये गिरें, हम अपने यहाँ से जाएं, इनको देखते रहें, लाइव करते रहें। वहाँ पे जो भी लोग थे उनसे बात कर रहे थे। तो ये जो मेन स्ट्रीम का जो सोच है उसकी खामी की वजह से मीडिया बदनाम भी होता है, और हृदय जी को वहाँ पे सुनना भी पड़ा। हम लोग भी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सुनते हैं। जैसे कि जोशीमठ में जो हो रहा था, जब हम जोशीमठ को हम लोगों ने छोड़ दिया और रैणी चले गए, तो रैणी में केवल हम ही लोग पहुँचे थे, और रैणी भी लगभग वही स्थिति का सामना कर रहा था। रैणी को 2 साल पहले वहाँ पर जो आपदा आई थी, तो उसको वहाँ से हटाया जाना था, रैणी को हटाया जाना था। गौरा देवी की मूर्ति को हटाया गया था क्योंकि एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसकी वजह से गौरा देवी की मूर्ति अस्थिर हो गई थी, तो उनको हटाया गया था। और रैणी गांव के करीब 15 घरों को वो किया गया, मार्क किया गया कि इनको भी यहाँ से हटाना है। लेकिन उनको जिस गांव में भेजे जाने की बात हो रही थी, सुभाई गांव में, हम लोग वहाँ चले गए, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हमारे को भी वही 1-2 जनवरी की रात से उनके घरों में भी दरारें आई थी। लेकिन मेन स्ट्रीम के पास या किसी ऐसे मीडिया के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सुभाई गांव जाएं। सुभाई गांव अपने आप में यूनिक गांव है, और इस तरह की चीज़ें इवन जोशीमठ की ही मैं बात करूं तो हम लोगों ने तकरीबन 1 साल पहले, यानी कि जब पहली दरार आई थी सकलानी गांव में, जिस घर में पहली दरार आई थी, हम लोगों ने रिपोर्ट की थी 6 या 7-8 महीने पहले, शायद जुलाई में आई थी। तो लेकिन जनवरी में जब वो होटल टूटने की बात हुई, घरों में बड़ी बड़ी दरारें आने की बात हुई, तब जाकर वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया पहुँचता है। जुलाई में मेन स्ट्रीम मीडिया का वहाँ पे कोई वो नहीं था। लगातार हम लोग लिख रहे थे कि भी वहाँ पे भी एक बड़ी घटना हो सकती है। तो मीडिया का रोल बहुत निराशाजनक है, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया का। इसलिए एक जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए नेताओं पर दबाव नहीं बनता है। और जब हम जोशीमठ की, मैं दोबारा से बात करना चाहूँगा कि कैसे, मतलब जैसे शिवानी ने उसको कनेक्ट किया, आपने भी सवाल था, तो जोशीमठ का एकमात्र जो नेताओं पर दबाव इसी बात का था कि मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पर था। वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ से हट जाए। वो उसके बाद हुआ भी यही, मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब जनवरी में चला गया। उसके बाद एक 8 एजेंसीज़ की, देश की सबसे नामी एजेंसीज़ की रिपोर्ट तैयार हुई, वो रिपोर्ट दबा दी गई। वहाँ के लोग जब कोर्ट में गए तब जाके वो रिपोर्ट ओपन हुई। 10 महीने बाद वो रिपोर्ट ओपन हुई, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पर सवाल करने बंद कर दिए थे। नेताओं को भी कोई दबाव नहीं बन रहा था। जनता तो वहाँ की, मुझे लग रहा है कि 10 या 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 घरों के लोग ही उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये जो जन आंदोलन, मीडिया ये दबाव जब तक नहीं बनाएगा तब तक नेता बदलेंगे नहीं, और उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, शिवानी ने भी उस समय स्टोरी की थी, शायद सबसे पहले स्टोरी करने वाले में थे, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर। सरकार को ऐसा नहीं है कि पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, सरकार को पता था। 1970 में पता था। 1970 में मिश्रा कमेटी रिपोर्ट वाज वन ऑफ द रिपोर्ट्स, नॉट ओनली रिपोर्ट, जिसमें बात कही गई थी कि जोशीमठ के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट जी ने और डॉक्टर नवीन जुयाल ने भी उसमें पेपर्स लिखे थे, वो भी सरकार को पता था। सरकार के लोग उस कमेटी में थे। सरकार ये नहीं कह सकती किसी एनजीओ वालों ने वो कमेटी बनाई थी। वो धूल फांकती रही, और टू बी फेयर वो इस सरकार की बात नहीं, पहले भी बीच में कई सरकारें आती रही, राइट। 2021 में जब पहली बार वो घटना हुई थी, वहाँ पर जब ग्लेशियर टूटा था, रौंठी ग्लेशियर में हुआ था, तो हम गए थे। तो ममता राणा नाम की एक लड़की मिली थी। मैंने उससे पूछा था कि ममता राणा तुम्हें डर क्यों लगता है, यंग चाइल्ड। शी सेड कि सर मुझे डर लगता है क्योंकि जब यहाँ से ट्रक जाता है तो ये पूरा पहाड़ हिलता है,
और ये कभी भी गिर सकता है, विच इज़ ट्रू। दैट्स वाई जो ये बता रहे थे कि उसको हटाए जाने की बात है। उसके बाद अगले साल में फिर गया, जब दूसरा जोशीमठ हुआ, जब एक्चुअल जोशीमठ में प्रॉब्लम आने लगी, ममता राणा से फिर मिला। ममता राणा के साथ 4 महिलाएं गुस्से में थी, वो गई थी, जब हम रो रहे थे तब कोई नहीं आया। लेकिन आज जोशीमठ रो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो किस दर्द से जोशीमठ के लोग गुजर रहे हैं। तो सरकार को ये दिखाई नहीं देता, सरकार के प्रतिनिधि वहां से गायब हैं। सरकार ने जो बात राजू कह रहे थे, सॉफ्टली कह रहे थे, मैं इसको ज्यादा अपफ्रंट तरीके से कहूंगा, सरकार ने कहा, ये तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर रिपोर्टर्स ने मुझे बताया कि हमें कहा गया है कि लाइव ओबी वैन सेटअप यहां से हटाए जाए। इस खबर से हटना है, बिकॉज पीपल डू नॉट रीड जो वेबसाइट्स में छपता है ना, वो टीवी का जो स्पेक्टिकल है वो देखना पसंद करते हैं। तो ये बात मुझे डॉक्टर नवीन जुयाल ने बताई, जो कि वेल नोन रिनाउंड जियोलॉजिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी रहे हैं, कि जोशीमठ इज लाइक ए स्मॉल बटालियन विच इज वेटिंग फॉर ए कमांडर का एक आदेश का इंतजार कर रही है। तो क्यों है वो स्मॉल बटालियन? क्योंकि वो एक पैराग्लेशियल जोन है। ग्लेशियर पहले था, पीछे हट गया, वो मलबा है जिस पर वो घर बने हुए हैं। अब वो कमांडर कौन है? वो कमांडर है क्लाइमेट चेंज, जिसका आप जिक्र कर रही थी। जिस दिन वहां तेजी से बरसात होगी तो उस बटालियन को आगे बढ़ने का आदेश मिल जाएगा, वो पूरा का पूरा शहर नीचे चला जाएगा। नाउ which is very tragic, but as an eye opener, government is witnessing that in Bageshwar also. They are witnessing it in Almora, Pithoragarh also. They will witness in coastal areas also, because वहाँ पर भी वही कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स में भी वही हो रहा है। तो हमें जो कंडीशनिंग की जाती है, सॉरी मैं बस फिनिश कर रहा हूँ, हमारी जो कंडीशनिंग की जाती है कि जो विकास है, जो आर्थिक तरक्की है, उसके लिए इन्वायरमेंट इज ए डेटरेंट, इन्वायरमेंट इज ए मिलिटेटिंग फैक्टर, माना रोकता है उसे। वो कंडीशनिंग ही गलत है। जब आप इन्वायरमेंट का नेचर का ख्याल रखेंगे तो आपकी जीडीपी जो है वो काफ़ी बचेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके साथ एक लिंक दूंगा जो आप पोस्ट कर सकते हैं कहीं पर। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ का पिछले 50 साल की रिसर्च का नतीजा है कि अगर इंडिया ने इन्वायरमेंटल डिजास्टर नहीं झेले होते तो इंडिया की जीडीपी आज की जीडीपी की 30% ज़्यादा होती, क्योंकि आप सारा जो अपना पैसा है वो कोस्टल एरिया से लोगों को हटाने में, फिर उन्हें वहाँ बसाने में, फिर ये पहाड़ की ये करने में। तो दिस इज समथिंग ए सेक्रेटरी शुड बी सिटिंग हियर सेइंग। लेकिन मैं एक बहुत पीछे का पत्रकार हूँ, बड़े बड़े पत्रकारों ने और यंग पत्रकार कह रहे हैं इस बात को, तो दिस गवर्नमेंट को सुनने की ज़रूरत है। राइट, वेरी वैलिड पॉइंट्स, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठेंगे तब तक उस पर एक्शन भी नहीं होगा। शिवानी, आपने बहुत जो स्टोरीज़ कवर करी हुई हैं कि मतलब आपको कितनी कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये तो बड़ा ठीक है, हम डिस्कस भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि कोई मुझ पर भी सवाल करेगा कि आप क्यों ये बातें कर रही हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बोलना भी ज़रूरी है। तो आपको किन कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कर रही हैं फील्ड पे, बहुत सेंसिटिव इशू है ये। हम एक तरफ विकास की, आपने उसको पॉइंट आउट कर दिया है कि भाई एक तरफ हम अगर विकास की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट, उसके भाई आप रोड चौड़ी करने की बात कहते हैं, हम कहते हैं पेड़ मत काटो, तो पेड़ काटे तो नहीं होगा ना, और जब पहाड़ काटे बिना वो होगा नहीं। हम तो बात कहते हैं कि एक मिडिल पाथ निकालिए, हम तो ये बात कहते हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? आपको किन कठिनाइयों का सामना इसमें करना पड़ता है? क्या सॉल्यूशंस, किस तरीके से आप इस पूरे सामंजस्य को देखती हैं? आपका भी मैं लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम। एंड राजू सर ने और रिदेश सर ने बड़े ही प्रेम से समझाया कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम नहीं कर रही है। तो हालांकि हमने ये देखा नहीं, शी इज़ इन टाइम्स ऑफ इंडिया, और हमने ये देखा कि जब हमने ये सिंपोजियम की बात करी, कोई आने को तैयार ही नहीं था, कोई जुड़ने को तैयार नहीं था। मतलब हमने कर लिया वो, ठीक है, अपने मन की भड़ास निकाल ली। हमें उस समय डीएफओ थे, वो थे, एक डीएफओ होने के बावजूद भी उन्होंने बड़े ओपनली बहुत सारी चीज़ें कही थी, तो दैट वाज वेरी रिमार्केबल। मीडिया नहीं था साथ में उतना, अपितु बड़े ही प्रेम के साथ दोनों ने ही हर बार बोला कि मैंने बहुत सी स्टोरीज करी हैं, जो कि पहली बार करी, जो चाहे वो जोशीमठ वाला हो, 6 महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने मई में कवर कर ली थी त्रासदी, अगले साल जनवरी से रिपोर्टिंग शुरू हुई थी। तथापि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जिस तरीके से किया जा सकता है और ज़्यादा कन्विक्शन के साथ, वो कहीं ना कहीं गैप है। सो आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि आप चैलेंजेस क्या फेस करते हो। सो नॉट जस्ट मी, आई एम श्योर मेनी जर्नलिस्ट लाइक मी
माइट बी फेसिंग सिमिलर सिचुएशन। आज की तारीख की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि आपके प्रश्नों को और इश्यूज़ को समझ लेते हैं ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, उसके बाद डिली डेले शुरू हो जाता है कि डिटेल्स कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे। सो ये जो प्रोसेस होती है, इन दैट प्रोसेस दे बिल्ड अप देयर information, their data, or whatever they want to present. It's a kind of narrative, they get enough time, because you being responsible journalist, you can't just go ahead and report with lack of information. You want everything to be accurate when you report, right? It has to be a credible information. So ये एक चैलेंज है। ऐसा नहीं है आप जिस चेयर पे बैठे होते हो आपको सब पता है कि फलां प्रोजेक्ट है, ये इसका स्टेटस है, ये है, तो आप क्यों जर्नलिस्ट को रोकते हो, क्यों बोलते हो कल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या 2 दिन बाद? अगर आप ट्रैवल कर रहे हो समझ आता है कि भाई वंस आई विल कम बैक आई विल गेट यू द इन्फॉर्मेशन, बट वो भी टू बी ऑनेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप का वर्ल्ड है। यू आर रनिंग योर ऑफिस वाइल यू आर ट्रैवलिंग टू, राइट? यू आर गिविंग कमांड टू योर जूनियर्स एंड replying to your seniors through WhatsApp as well, Telegram and various other medium. So एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली नहीं दे रहे हैं, बहुत स्लो कर दे रहे हैं, एंड बाय द टाइम you want to report something, the issue loses its gravity, not because the issue doesn't have gravity, but because the kind of information they will give you will understand, it's just very superficial sort of information which is provided to you. So ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई एम श्योर एवरीबडी अक्रॉस, एवरीबडी इज़ फेसिंग दिस इशू, ये बहुत बड़ा है। और दूसरा, आई सी मैनी जर्नलिस्ट सो आप कुछ स्टोरी भी करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पता होता है कि वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन के साथ बैठे हुए हैं एंड दे आर शेयरिंग इट विद द concerned politicians or officials, and also that's also a challenge. अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हो जनता के लिए, समाज के लिए, वो कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंज बन रहा है आज की तारीख में। और उसमें हियर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू फोर, जैसे कि सर्स ने बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया उतना इफेक्टिव काम नहीं कर रही है। सिमिलरली फॉर द मेन स्ट्रीम मीडिया द चैलेंजेस, छोटे वाले जो हमारे पत्रकार आ रहे हैं जो इस तरीके की रिपोर्टिंग कर देते हैं जो कई बार बहुत ज़्यादा निराशाजनक होती है। आपको लगता है कि ये आंकड़े तो गलत हैं, ये आंकड़े तो बिल्कुल बनाए गए हैं, क्योंकि आपने या किसी बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट ने उस चीज़ पे रिपोर्ट पहले करी हुई है और सही आंकड़े लाए गए हैं, बट वो छोटे रिपोर्टर, छोटे पोर्टल उनके चल रहे हैं, वो रजिस्टर्ड हैं और वो धड़ल्ले से व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ वहाँ बिल्कुल स्पैमिंग कर देते हैं उस इन्फॉर्मेशन की। सो ये दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। बहुत क्रेडिबल फोरम्स हैं जहाँ हम लोग जाते भी हैं, पढ़ते हैं और रिलाई करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, बट आम जनता जो हर समय रील पे समय निकाल रही है या पढ़ लेती है तुरंत ही, वो नहीं समझ पाती डिफरेंस कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे रिसर्च की जो वेल रिसर्च होना चाहिए। छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम क्या आती है बड़े मीडिया हाउसेस में। एक मैं आशावादी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि बहुत कुछ लिखा जा रहा है और अच्छा लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है और ये सब है। लेकिन बड़े मीडिया हाउसेस में खेल क्या होता है, 2 तरीके से। पहले एक अच्छी स्टोरी को अंदर के पेपर्स में दबा दिया जाता है। पहले तो जैसे शिवानी ने कहा कि जैसे हम कोई स्टोरी करते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें एक वर्जन चाहिए होता है अफसर का, तो अफसर बात ही करने से मना कर देते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका लिखने का ये है कि हमने उन्हें कॉन्टैक्ट किया और जब उनका जवाब आएगा हम अपडेट करेंगे। तो वेबसाइट्स ऐसा करती हैं, पर टीवी में खास तौर से क्या कहते हैं लोग कि जब आ जाएगा हम तब करेंगे, और तब तो इशू ही नहीं रहेगा, राइट? कि टीवी तो रोज ऐसा है कि जैसे इमरती का आज ऑर्डर है तो आज इमरती बिकेगी, तो आज अगर वहाँ अगर शिल्पा शेट्टी का कुछ हुआ है तो आज वही चलना है, ठीक है? ये दिस इज सैड पार्ट ऑफ टेलीविजन। और दूसरी बात उसमें ये है कि उसको टोन डाउन करना, स्टोरी में ऐसा करना कि उसको विक्टिम नैरेटिव बता दो। जैसे बस्तर के जंगलों में अगर आदिवासी परेशान हैं तो पूरी कहानी ये लिखते जाओ कि आदिवासी परेशान है, आदिवासी परेशान है, आदिवासी का इतना रिच कल्चर था। अरे आदिवासी किसकी वजह से परेशान है? तो एक जर्नलिस्ट का काम ये होना चाहिए कि वो बताए कि इसकी वजह से परेशान है। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी वाला जो नैरेटिव है उसको करने में लोग डरते हैं, और बहुत कम लोग पत्रकार हैं ऐसे जो उस पर खड़े होकर बोलते और लिखते हैं। 1 मिनट का करेक्शन मैं भी कर देता हूँ, क्योंकि शिवानी ने सीधा मास मीडिया में कहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। दरअसल मैं शुरू से मानता रहा हूँ कि जर्नलिज्म 2 तरह का हो रहा है, क्लास जर्नलिज्म और मास जर्नलिज्म। तो मास जर्नलिज्म की जिम्मेवारी हिंदी पाठकों, हिंदी के अखबारों के पास है। वो इतना ज़्यादा आता है, जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ तो अंग्रेजी के फरीदाबाद में रहता हूँ, अंग्रेजी के कुल अखबार जितने आते हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे दैनिक जागरण पढ़ा जाता है। तो मतलब मास जर्नलिज्म जो उसके पास जिम्मेवारी है हिंदी के अखबारों के पास,
वो शायद कहीं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो क्लास जर्नलिज्म यानी जो अंग्रेजी के जो पाठक है वो परेशान तो होता है पढ़ पढ़ के। और लिखा होगा शिवानी ने, लिखा था शिवानी ने। और ये अंग्रेजी का पाठक परेशान तो होता है, लेकिन वो बस उसके बाद उसको सुबह से अपना काम पे लग जाना है, शाम को आना है, और जब वो वोट देने जाएगा तो कहीं जय श्री राम के नारे लगा रहा होगा। तो ये जो मिडिल क्लास का जो एक नया तरीके का मिडिल क्लास है वो भी कहीं इस तरह के इश्यूज़ पर दबाव नहीं बना पा रहा है। और जो भीड़ जुटाने वाला जो मीडिया है, जो हिंदी के पाठकों, हिंदी के अखबारों पे जिसकी जिम्मेवारी है, वो अपना काम पूरा सा नहीं कर रहे। एक चीज़ मैं हृदयेश जी ये जानना चाहूँगी, जैसे जब ये केदारनाथ वाली स्टोरी आपने करी, मैंने अभी पढ़ के भी बताया था कि जो एलिगेशन लगाया गया कि आज केदारनाथ जैसी जो ट्रेजेडी हुई है, आपदा आई है, तो मीडिया वाले आए हुए हैं। अदरवाइज़ मीडिया तो कहीं इस चीज़ में आ ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो रोज़ रोज़ की घटनाएं हो रही हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है मीडिया, या डिस्ट्रिक्ट में भी और भी छोटे स्केल पे भी रहता है, तो क्यों नहीं वहाँ पे इस चीज़ को एनफोर्स कराया जाता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं इन पे एक फोकस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो प्रॉब्लम रोज़ की रोज़ सामने आए और रोज़ की रोज़ उसके ऊपर पता तो चले कि क्या करना चाहिए। कहने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बार बार वही बात कहनी पड़ रही है। जो दिल्ली में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, उन पत्रकारों से ज़्यादा प्रतिभाशाली और संवेदनशील पत्रकार इन छोटी जगहों में हैं। लेकिन क्या होता है कि अखबार के दफ्तर वाले उनसे खबर लाने से ज़्यादा ऐड लाने की उम्मीद रखते हैं, राइट? तो जब उसकी जिम्मेदारी ये है और उसको अपना घर चलाना है, राइट? यहाँ पर बैठ के मेरा भाषण और प्रवचन जो है वो बहुत अच्छा लग सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ही हैज़ टू ही हैज़ ए मदर इन हॉस्पिटल, ए चाइल्ड इन स्कूल, और उसका अपना जीवन है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी जब भी तय करनी हो, उसको कहने में हमें नहीं हिचकना। ज्यादा से ज्यादा लोग हम पे उंगली उठाएंगे कि इस तरह से बोला है, लेकिन क्योंकि मैं छोड़ चुका हूं, कई लोगों की मुश्किलें होती हैं, कई बहुत अच्छे लोग हैं, वो संस्थानों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है निष्पक्षता दिखाने का या ये कहने का नहीं सरकार भी अच्छा काम कर रही है। सरकार बहुत घटिया काम कर रही है। एंड दिस मीडियम हैज नॉट सफर्ड बैड रिपोर्टर्स, इट हैज सफर्ड वेरी बैड एडिटर्स। मैं ये बता रहा हूँ, हम अपने धंधे की बात कर रहा हूँ, इसमें बुरे रिपोर्टरों से ज्यादा इस धंधे ने बुरे संपादकों को झेला है। मैंने नौकरी अपने जो है दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई आल्सो क्विट माय जॉब, ठीक है, जो मैं अब कह सकता हूँ आराम से। तो ये एक चीज है। दूसरी, आपका जो सवाल था मेन, मैं भूल गया क्या था वो। मेरा था कि जो ये जैसे केदारनाथ वाले में कहा गया ना कि मीडिया क्यों नहीं आज ही क्यों आई। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें जो शुरुआत में पुस्तक के मैंने लिखा है कि दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम केदारनाथ हैपेंड, इट वाज हैपनिंग इन स्मॉल मैग्नीट्यूड एवरीवेयर, राइट? तो वो लड़का जिसके कारण ये किताब लिखी गई, वो मेरे बगल में खड़ा था, बोला था आप मेरे साथ चुन्नी मंगोली गांव चलेंगे? तो चुन्नी मंगोली से ट्विन गांव, दो गांव जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा इसमें ऐसी क्या बात है? उसने कहा नहीं, दिल्ली जाने से पहले एक बार आप चुन्नी मंगोली जरूर आइए, पिछले साल वहां ऐसा ही लैंडस्लाइड आया था, 28 लोग दब के मर गए थे, लेकिन वो खबर यहां, मतलब ये मैं जोड़ रहा हूं, उसने नहीं कहा, लेकिन वो खबर जो ऊखीमठ से दिल्ली पहुंचते हुए रास्ते में ही मर गई। क्यों? क्योंकि उस खबर का कोई पैरवा करने वाला नहीं था। इस बार बड़े बड़े लोग फंसे थे, दिल्ली के लोग फंसे थे, मुंबई के लोग फंसे थे, हरभजन सिंह के फंसने की खबर आ रही थी, तो बड़े बड़े ओबी वैंस गए, जो है विजय बहुगुणा जो कांग्रेस के थे तब, वो 10 जनपद पहले गए और उन्होंने वहाँ के दरबार में हाजिरी लगाई। जबकि उनको याद करना चाहिए कि जब 9/11 हुआ था तो रॉबर्ट जुलियानी जो हैं वो क्या कहते हैं, ग्राउंड जीरो पे खड़े होकर उन्होंने इंश्योर किया था कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि ये तो उनका काम यहाँ आना था, ना कि जो आपने कहा ना, ना कि वहाँ जाना था दरबार में हाजिरी लगाने की हम कुछ कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन आवर पॉलिटिशियंस और ऑन आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जर्नलिस्ट को जहाँ मौका है वहाँ कहने का मैं कोई लिहाज नहीं करना चाहिए, राइट? ये आपका बहुत, इसमें जो ये पॉइंट था ये मैंने पढ़ा जब, तो मुझे भी लगा था जो आपने पॉइंट आउट किया कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जिस समय में मुख्यमंत्री को वहाँ पे होना चाहिए था, पॉइंट पे होना चाहिए था। जब आप जा सकते हैं तो उनके लिए तो और भी सुविधाएं हैं जाने के लिए, और वो दिल्ली में जा कर के ये कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये बहुत एक हमारा गलत कैरेक्टर को दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि हम किस डायरेक्शन में हैं। वो छोटी छोटी घटनाएं हुई थी उस समय, सॉरी क्योंकि मुझे टाइम मिलेगा नहीं कहीं और ऐसा कहने का, यहाँ पर मंच मिला हुआ। 2 छोटी छोटी घटनाएं हुई थी वहाँ पर। मैं जब इंटरव्यू लेने गया उस आपदा के बाद, और सरकार वॉज लाइंग थ्रू टीथ, मतलब वो झूठ बोल रहे थे पूरा, तो मुख्यमंत्री ने मुझे इंटरव्यू देने से मना किया उस वक्त,
और कहा कि और उनके स्टाफ ने डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, स्टाफ ने कहा कि आप बहुत से खुश नहीं है चैनल। तो मैंने कहा मैं उनको खुश करने के लिए रिपोर्टिंग नहीं करता हूं। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरा, इस गढ़वाल के इलाके में आपको मालूम है, आप चले जाइए, आपको अगस्त मुनि में मिलेंगी सुशीला भंडारी। सुशीला भंडारी के बारे में शिवानी और ये राजू दोनों आपको बता सकते हैं। सुशीला भंडारी को मैं बहुत लंबी स्टोरी को छोटा करके बता रहा हूं। एक बांध का विरोध करने के लिए जेल में डाल दिया गया और सुशीला भंडारी ने ये चाहते हुए कि सरकार उन्हें छोड़ सकती है, अपनी जमानत लेने से मना कर दिया। जब जज ने सुशीला भंडारी से पूछा कि आप जमानत क्यों नहीं लेना चाहती, तो सुशीला भंडारी ने कहा कि अगर आपके होते जज साहब मुझे जमानत लेने की जरूरत पड़े तो आपकी जरूरत क्या है यहाँ पर। दैट वाज शी वाज ए इलिटरेट वुमन और उसने जज को मतलब एम्बैरस किया और जज ने उसे उसी समय बेल दी। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ के एमपी साहब हैं, जो अभी कौन सी पार्टी में, बीजेपी में है, पहले कांग्रेस में थे, तो सारे लोग पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है कि ये पार्टी अच्छी है, वैसी पार्टी खराब है। सारे जो, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन जैसे पान सिंह तोमर का डायलॉग मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो कहता है कि डकैत जो होते हैं वो चंबल में नहीं, डकैत पार्लियामेंट में मिलते हैं, चंबल में बागी मिलते हैं। आई एम कोटिंग हिम, सो आई एम टोटली इंसुलेटेड है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुनाव लड़ा पौड़ी से और 32 गांव ने उन्हें वोट दिया इस बात के लिए कि वो डैम नहीं आएगा, और उसके मेरी बुक में डॉक्यूमेंटेड है। उसके बाद वो कभी उन गांव में नहीं गए चुनाव जीतने के बाद। दिस इज द ट्रूथ अबाउट अवर पॉलिटिशियंस, अवर देवभूमि हिमालय के पॉलिटिशियन, उनका बता रहा हूं नीचे जाने से पहले। मैं हृदय जी, एक चीज़ जो मैं उस समय आपकी ये पुस्तक का पढ़ना चाह रही थी, जब मैं धारचूला पहुंचा तो लोग गुस्से से उबल रहे थे। हर किसी की यही शिकायत थी कि अभी कोई अब तक यहाँ क्यों नहीं आया। यहाँ कई गांव में भारी बर्बादी हुई थी लेकिन मदद यहाँ नहीं पहुँची थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त पिथौरागढ़ के धारचूला और मुंशियारी के 235 गांवों के 1421 परिवारों को तत्काल विस्थापित किए जाने की ज़रूरत थी। 150 परिवार बेघर हो गए थे। सरकार ने वादा किया कि वह सभी परिवारों को 1 साल 1/3 तक 3,000 रुपये की सहायता देगी, लेकिन सरकार के इन दावों के बीच मुआवजा और सहायता न मिलने की शिकायतें भी सामने आती रहीं। अपनों से बिछड़ने, मौत और दर्द की कहानियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, बार बार घूम फिर के वहीं पे आ रहा है कि जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई तो वहाँ पर मीडिया का फ्लो गया, लेकिन उसी स्तर की दूसरे हिस्से में भी हो रही थी जिसकी कि कहीं कोई जिक्र भी नहीं आया। ये चीज़ कब रुकेगी, इस तरीके की कैसे रुक सकती है? ये शिवानी जी और सजवान जी आपसे इस चीज़ का। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब जब आप प्रश्न कर रहे थे तभी मेरे जहन में आ रहा था। ये बिल्कुल वही है कि नेटवर्क कहीं कहीं होता है, हर जगह क्यों नहीं होता। तो ये जो मोबाइल कंपनी वाले हैं, ये टावर्स वहीं लगाते हैं जहाँ पे जनता होती है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता फिर बाकी जो 10 लोग हैं उनको वो अपने रिश्तेदारों से बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे गांव हैं। यही एक कहानी है कि पूरे इलाके यही में पूरी कहानी यही पूरी कहानी है कि आपको यही पूरा जवाब भी है। हाँ, आप ये पाठक को तय करना पड़ेगा ना कि उसको क्या पढ़ना है। अगर वो उसको लगता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं या राहुल जो कह रहे हैं वही उसको फ्रंट पेज पे चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारा मतलब हमारा जो ऊपर बैठा हुआ जिसको हम लोग बेड एडिटर बोल रहे हैं, वो उसके पास जिम्मेवारी जो है उसको अपना बिजनेस भी देखना है, उसको अपना मतलब उसको मालिक का दबाव होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बिकनी चाहिए, विज्ञापन आना चाहिए। हाँ, तो ये पाठक जिस दिन मना कर देगा कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, तो शायद बेड एडिटर को थोड़ा सा अकल आएगी। और हाँ, ये खैर और जो शायद यही एक वजह भी है कि सोशल मीडिया जिस तरह से हावी हुआ है। आप न्यूज़ लॉन्ड्री से जुड़े हुए हैं, इस समय न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए फिनांस वगैरह करते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री इतना बढ़िया काम करता है, इतना बेहतरीन काम करता है, तो अगर आप उसको देखना पसंद कर देंगे जिस दिन आप टाइम्स ऑफ इंडिया और सॉरी नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत स्टोरी छपती हैं। मैं जब रिसर्च करता हूं तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि वहां मुझे सारे ओरिजिनल स्टोरीज वहीं छपती हैं, इतना बड़ा ग्रुप है। लेकिन एक बात है ना कि न्यूज़ लॉन्ड्री की बात करें, न्यूज़ लॉन्ड्री पे आज 50 नोटिस हैं। वो झेलने के लिए भी एडिटर को तैयार रहना चाहिए और वो तैयार हैं। वो कहते हैं कि हमें रेस में दौड़ने वाले घोड़े चाहिए, शादी के घोड़े नहीं चाहिए, राइट। तो ऐसे सोचने वाले एडिटर्स भी चाहिए। एक जो जब मैं एनडीटीवी में काम करता था और मेरे संपादक यहाँ बैठे हैं, तो ये लोग मेरी स्टोरी चला देते थे, कभी भी चला देते थे, चाहे रात को चला दे। इनको दिक्कतें होती थी पर ये मेरी स्टोरी चलाते थे,
राइट। तो मेरे दूसरे साथी कहते थे कि जैसी स्टोरी तेरे यहाँ चलती है, अगर हम प्रपोज भी कर देना ना तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। तो वो संस्थान की ताकत थी कि मैं वहाँ वो स्टोरी बता सकता था। वो मुझे क्योंझर भेज सकते थे, वो मुझे कालाहांडी भेज सकते थे। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि अच्छा लिखा जाना, अच्छा प्रसारित होना संपादकों पर निर्भर है। रिपोर्टर को बनाना संपादक, रिपोर्टर एक चित्र है, कलाकार का होना जरूरी है, चित्र तो बन ही जाएगा ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी ये कहना, मतलब मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा अपना सोचना है कि पाठक को ये चाहिए, हम बल्कि सॉरी मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, पाठक ये सोचना कि मेरे पाठक को ये चाहिए, ये संपादक का काम नहीं है, ये किसी ड्रग पेडलर का काम है कि मेरे इसको हेरोइन चाहिए या गांजा चाहिए या क्या चाहिए। संपादक का काम खबर लिखना है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पी साईनाथ के शब्द हैं। उन्होंने कहा था कि ये पत्रकार को नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पाठक को क्या चाहिए, ये तो दलाल को सोचना चाहिए कि उसको कैसा माल चाहिए, मेरे नशेड़ी को। तो ये हमारा काम नहीं है सोचना, हमारा काम बताना है कि क्या हो रहा है। बहुत अच्छा डिस्कशन हमारे यहाँ पे ये चल रहा है। और एक पॉइंट आपने किया है, क्यों हमारे पहाड़ इतने कमज़ोर, मैं इसी के साथ कंक्लूजन पे आऊँगी, क्यों हमारे पहाड़ इतने कमज़ोर और भंगुर हो गए हैं कि जरा सी हलचल से एक के बाद एक तबाहियों का दौर शुरू हो जाता है। इसमें आबादी के बढ़ते दबाव के साथ साथ विकास के असंतुलित मॉडल और संसाधनों के दोहन की कोई योजना न हो, इसके प्रमुख कारकों में है। तो इस चीज़ को कैसे रोकने में कोलैबोरेटिव अप्रोच कैसे आता है? मैडम का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोलैबोरेटिव अप्रोच कैसे होगी? वो कल से शुरू हो जाएगी। सोनम वांगचुक जी ने फिर से अपील करी है कि जो जहाँ पे है हिमालय को बचाने के लिए अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करे, और केवल प्रोटेस्ट नहीं, कोशिश करे कि कम से कम हम यातायात के साधनों का या बिजली के साधनों का प्रयोग करें। कल इस तरीके से हम सब लोगों को अपना संदेश देना है कि हम हिमालय को बचाना चाहते हैं। सबसे बड़ा कोलैबोरेशन शायद हम लोगों का, हम यहाँ अल्मोड़ा में आज बैठे हैं, वो हो सकता है हिमालय के प्रति। एक आम जनता की तरह, जर्नलिस्ट की तरह नहीं या किसी लेखक की तरह नहीं, एक आम जनता, एक वो जनता जो हिमालय के प्रति संवेदनशील है, उन लोगों की तरह। सर आप अल्मोड़ा के लोगों से अगर सीधा सीधा कहना है तो मैं ये कहूँगा कि कैंची धाम का विरोध करिए। उसका जो कैंची धाम में जो ओवर क्राउड हो रहा है उसका विरोध करिए, तो धीरे धीरे बातें शुरू होंगी। पहाड़ को लेके चिंताएं जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। और वो जैसे अब जोशीमठ की बात है, तो जोशीमठ ने एक इंडिकेट किया है कि जितने भी इस राज्य के या दूसरे राज्य के जो बड़े शहर हैं उसमें इसी तरह का होने वाला है। मैं आपके यहीं देख रहा था कि 7 मंजिला 8 मंजिला मकान बने हुए हैं। तो वहीं कैंची धाम के रास्ते से आ रहा था, मैं बता रहा था वहाँ पे 7-8 मंजिला मकान बन चुके हैं। तो ये पहाड़ की जो झेलने की क्षमता है वो हर बार जब भी कार्यक्रम होता है, जब भी कोई कार्यक्रम मतलब आपदा होती है, जिसको प्राकृतिक आपदा बोलना बहुत गलत है, प्राकृतिक आपदा हम लोग बोलते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो कह दिया जाता है कि जो इसके पहाड़ के या शहर के झेलने की क्षमता को कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ये लोग हर बार बोलते हैं कि सरकार बोलती है कि हम करेंगे, लेकिन वो भूल दिया जाता है। तो ये सब जो है तभी होगा जब हम अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में काम करके इसका विरोध करेंगे। लद्दाख वाले सोनम वांगचुक की बात हो चुकी है। सोनम वांगचुक इसी चीज़ का तो विरोध कर रहे हैं कि जो विकास का उत्तराखंड ने जो झेला है वो उनके इलाके में ना हो, ताकि इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सब कलेक्टिव अप्रोच इस तरीके से बनेगी बात। कोलैबोरेटिव अप्रोच इज ए गुड वर्ड, वेरी नाइस वर्ड, जस्ट लाइक CSR, राइट? इट गिव्स यू ए रीजन टू बी एक बैड गाइज गुड गाइज टुगेदर। बट कोलैबोरेटिव अप्रोच की एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि जर्नलिस्ट की अप्रोच एंटागोनिस्टिक होनी चाहिए सरकार के साथ, राइट? नॉट कोलैबोरेशन सरकार कर सकती है। उसका कोलैबोरेशन ये होगा कि वो मेरे लिखे हुए आर्टिकल को पढ़े और फिर मुझसे पूछे कि ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ। हालांकि मेरा काम नहीं है बताना, सरकार का खुद का काम, उसके पास इतने संसाधन है, पता करना है। तो सरकार को ज़रूरी है कि वो समस्याओं को सुने। दैट इज़ द ओनली कोलैबोरेशन वी कैन हैव। अब सरकार ये सोचे कि हम एक कार्यक्रम चलाएं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, मेरे मुंह से निकलने को ही था बिल्कुल, जिसके पीछे एक बड़ा सा ये हो कि फलाना ढिमकाना सफाई कैसे रखें, हाथ साफ करें, और वो एक कंपनी के साथ हो, उसमें एक मिनिस्टर आए, फिर उसके बाद उससे हाथ मिलाएं, उसका माल्यार्पण हो। दैट इज ऑल्सो ए कोलैबोरेटिव अप्रोच कि हम बच्चों में जागरूकता फैला रहे हैं और वो बच्चे साफ सुथरा रहें। ये सिर्फ एक 30 सेकंड के ऐड से ये बात कही जा सकती है और बच्चों को स्कूल में ही बताया जा सकता है कि सफाई रखना बहुत अच्छी बात है।
लेकिन बाबा रामदेव के अगर ऐड चलने लगे और वो कोलैबोरेटिव अप्रोच हो जाए स्वास्थ्य के लिए, तो आज हम सबको मालूम है, अगर आप लोग जानते हैं तो एक ट्विटर हैंडल है लिवर डॉक, ठीक है, अगर आप उसे फॉलो करें, विच इज़ देयर इन अवर स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट्स ऑल्सो, जो बात वो कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि भैया एलोपैथिक दवाइयाँ में तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो होम्योपैथी दवाइयाँ हैं या आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनमें भी बहुत खतरनाक जो मिश्रण ऐसे मिलाए जा रहे हैं जिससे आपका नुकसान हो रहा है, और रिसर्च के आधार पे कहा गया, तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने भी स्वीकार किया, वो उसी बात को बताता है। लेकिन वो कोरोना के वक्त जो है वो कहता है कि सामने रख के चैनल उसे बैठाते हैं, इट इज़ ए प्रॉक्सी एड, ही इज स्पीकिंग अबाउट हिज कोरोनिल एंड यू नो दिस थिंग, आई एम सॉरी यहाँ तो नहीं है ना स्पॉन्सर तो हाँ, तो मेन बात मेरा कहने का ये है, सिर्फ छोटी सी बात ये कहने की है कि सरकार को सवाल पूछना हमारा काम है, फिर वो सरकार उसे कोलैबोरेटिव मानती है या नहीं मानती, ये सरकार की समस्या। चलिए, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।